अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं जावेद हाशमी आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस वीडियो क्लास में। इससे पहले मैंने क्लासरूम सिचुएशन में क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के पहले 4 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए थे। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म, तीसरा था डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी और जो फोर्थ वन था उसमें वो था जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। So today I'm going to teach you the 5th chapter of the political science, that is power struggles and movement। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको एक रफली आइडिया मैं दूंगा कि किन टॉपिक्स पे आप फोकस करोगे इस चैप्टर में। In this chapter we have the 2 stories. One story is from the Nepal, second is from the Bolivia. Remember, Bolivia is one of the small and the poor country in Latin America. और उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट इसमें प्रेशर ग्रुप्स का दिया हुआ है, डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो दी गई है। और जो लास्ट में इसमें टॉपिक है तो वो है द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप्स, हाउ दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो पहला जो टॉपिक है वो है मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली नेपाल में मूवमेंट थी क्या और कैसे ये मूवमेंट चली थी। तो सबसे पहले एक हेडिंग आप याद रख लीजिए, तो उसके बाद मैं एग्जैक्टली आपको स्टोरी पे पहुंचाऊंगा। नेपाल में 2006 में एक मूवमेंट चली थी और मूवमेंट थी कि डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया जाए, डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए। तो अब ये स्टोरी है क्या कि क्यों 2006 में जो है नेपाल में ये वेव चली थी, जो एक स्ट्रगल चली थी, किस चीज को लेके चली थी। तो स्टोरी कुछ यूं है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेपाल, जिसको हम थर्ड वेव कंट्री कहते हैं, ठीक है, तो नेपाल जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है थर्ड वेव कंट्री। ना तो क्वेश्चन इज कि सिर्फ थर्ड वेव कंट्रीज जो है ये कौन सी कंट्रीज हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड वेव कंट्रीज हम उन कंट्रीज को कहते हैं जहां पे पहले डेमोक्रेसी थी, उसके बाद मोनार्की आई और उसके बाद फिर से डेमोक्रेसी आई। या हम यूं कह सकते हैं कि ये वो कंट्रीज है जो शिफ्ट हो गई, जो ट्रांसफर हो गई फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू डेमोक्रेसी या एब्सोल्यूट मोनार्की टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वी कैन से। या इसके अलावा हम इनको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो कंट्रीज है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हो गई थी, जो टाइम था अराउंड 1970s। या हम इनको यूं भी कह सकते हैं कि ये वो कंट्रीज है जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया हुआ था। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है हमारे यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, इससे पहले जो है मैं उसका आइडिया दे चुका हूं, तो थोड़ा सा मैं रिपीट करूं। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ये एक ऐसी मूवमेंट चली थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे कि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी, जिसमें 2 सुपर पावर्स थे, यानी कि ईस्टर्न ब्लॉक बना था और वेस्टर्न ब्लॉक बना था। वेस्टर्न ब्लॉक जो है उसको लीड कर रहा था यूएसए और जो ईस्टर्न ब्लॉक है उसको सोवियत यूनियन यानी कि रशिया जो है उसको लीड कर रहा था। तो उसके बाद जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को, हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। तो इसीलिए जो है उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं, यानी कि किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को, किसी भी मिलिट्री पावर को ज्वाइन नहीं करना, बल्कि इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस जो है वो लेना और जो न्यूली इंडिपेंडेंस उनको मिली थी तो उसको मेंटेन करना। तो उसी में जो है हमारी एक कंट्री है तो नेपाल, इसीलिए इसको थर्ड वेव कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो नेपाल जो है 1990 में यहां डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि नेपाल में क्या हुआ कि वहां पे पावर अब शिफ्ट हो गया। इससे पहले वहां मोनार्की थी, तो अब इन्होंने क्या किया कि अब पावर जो है वो दिया गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, लेकिन अब यहां पे जो हुआ था, यहां चेंज हो गई थी फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि यहां पे किंग जो है वो अभी भी हेड था। सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब हो गया जहां अल्टीमेट पावर, जहां 1 and 1 जो है सिर्फ किंग है, या जो रूलर होता है कंट्री का, तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है, ही इज नॉट आंसरेबल, ही इज नॉट अकाउंटेबल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब अब जहां पे पावर ट्रांसफर हो गया, अब जहां पे पावर जो है मेंबर्स को दिया गया है, और जो हेड होता है, जो रूलर होता है या किंग जो होता है वो आंसरेबल है, वो अकाउंटेबल है। ठीक है, तो अब उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, अब जिस किंग ने
ये एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसने ये एक्सेप्ट किया था उसका नाम था किंग बीरेंद्रा। यानी कि किंग बीरेंद्रा जो है ये ऐसे किंग थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ही अलोंग विद हिज फैमिली उनको मर्डर कर दिया गया, उनको मार दिया गया इन 2001 में। ठीक, तो उसके बाद जो नेक्स्ट किंग आए थे नेपाल में उसका नाम था गयेंद्रा। ठीक है, तो इसका मतलब है किंग गयेंद्रा जो है ये अब किसके बाद आए, किंग बीरेंद्रा के बाद। लेकिन किंग गयेंद्रा जो है ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन किंग गयेंद्रा जो है वो काफी कॉन्जर्वेटिव थे, वो नहीं चाहते थे कि नेपाल में डेमोक्रेटिक सिस्टम आए, वो नहीं चाहते थे कि नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन रहे। तो इसीलिए जो है अब उसने क्या किया, ही टुक द एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। जो नेपाल में पॉलिटिकल सिस्टम था, जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे थी, जो मेंबर्स जो थे उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं थी, उनमें कोऑपरेशन नहीं थी, वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो उस चीज का फायदा जो है किंग गयेंद्रा ने लिया। तो व्हाट ही डिड, he dissolved the parliament and finally he dismissed the prime minister in 2005। तो इस किंग जो है गयेंद्रा ने क्या किया कि इसने पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व किया, इसने प्राइम मिनिस्टर को जो है डिसमिस किया। अगर आप में से कोई याद रखना चाहे जो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम नेपाल के थे तो उसका नाम था सूर्य बहादुर थापा। तो उसको जो है डिसमिस करके किंग गयेंद्रा ने पूरा पार्लियामेंट जो है डिसॉल्व कर दिया। तो इसीलिए जो है नेपाल में 2006, तो ये इसने 2005 में किया था, यानी कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व प्राइम मिनिस्टर को हटा के ये 2005 में इसने किया था। तो इसीलिए जो है नेपाल में 2006 में ये मूवमेंट चली थी, और जो पहली मैंने कहा मूवमेंट थी कि डेमोक्रेसी जो है वो वापस आनी चाहिए। ठीक है, अब ये सब हुआ कैसे, ठीक है, तो ये मतलब जो ये डिमांड की थी लोगों ने, तो ये हुआ कैसे। तो इससे पहले मैंने क्या कहा कि नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें जो है कॉम्बिनेशन, उनमें जो है कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो इसीलिए जो है 2006 में मूवमेंट चली कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो वापस आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो किंग ने जो पार्लियामेंट को डिसमिस किया था, प्राइम मिनिस्टर को जो है उसने हटा दिया था, तो वो क्यों किया था, वो इसलिए किया था जो मतलब नेपाल में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें स्टेबिलिटी नहीं थी, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां जो नेपाल में थी उन्होंने मिलके एक एसोसिएशन बनाई। ठीक है, उन्होंने मिलके जो है एक अलायंस बनाया और उसको नाम दिया SPA। तो SPA को याद रखिएगा, इट मींस 7 पार्टी अलायंस। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज अलायंस। अलायंस का मतलब क्या हुआ, अलायंस का मतलब जो है अगर आप याद रखना चाहे, अलायंस का मतलब हुआ द ट्रीटी और द एग्रीमेंट, ठीक है, फॉर्मड बाय मोर देन 2 और मोर देन 2 नेशंस। जब 2 या 2 से ज्यादा नेशंस एक ब्लॉक बनाए, ट्रीटी बनाए, एग्रीमेंट बनाए, ठीक है, फ्रेंडशिप जो है बनाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलायंस कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो नेपाल की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने एक अलायंस बनाया, उसको नाम दिया 7 पार्टी अलायंस। तो इसमें जो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां थी, तो अगर आप याद रखना चाहे उसमें से जो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां थी जैसे कि नेपाली कांग्रेस थी, नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेटिक थी, इस तरीके से जो है वहां कम्युनिस्ट जो है पार्टी थी, पीजेंट्स वर्कर्स की जो है पार्टी थी। ठीक है, तो इस SPA ने क्या किया, इन्होंने कॉल दी थी कि काठमांडू में 4 डेज स्ट्राइक, यानी कि उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो 4 डेज की कॉल दी गई। लेकिन उसके बाद जो है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि SPA जो है उनको सपोर्ट दिया एक इंसर्जेंट ग्रुप ने, और वो इंसर्जेंट ग्रुप थे मेओस्टस। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले एक बात यह है कि इंसर्जेंट क्या हुआ। इंसर्जेंट जो है ये एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा ग्रुप हुआ हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द इन्वेडिंग फोर्स, ठीक है, या हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फोर्सेस। ये वो ग्रुप, ये वो पर्सन होता है जो इन्वेडिंग फोर्सेस के खिलाफ लड़ता है, जो गवर्नमेंट फोर्सेस के खिलाफ लड़ता है अगर गवर्नमेंट या इन्वेडिंग फोर्सेस जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, जैसे हमारे कश्मीर में मतलब लोगों का मानना है कि जो इन्वेडिंग फोर्सेस है तो जबरदस्ती रूल करके हुए हैं, तो इंसर्जेंट ग्रुप कहलाएगा। तो ऐसे एक इंसर्जेंट ग्रुप था जिनका नाम था मेओस्टस। अब मेओस्टस कौन है? मेओस्टस जो है ये वो लोग मारे जाते हैं, ये वो ग्रुप हो गया जो एक चाइनीज रूलर मेओ जो था, जो उसको फॉलो करते हैं, उसको हम मेओस्टस कहते हैं। ठीक है, तो मेओस्टस ने क्या किया कि इन्होंने SPA का सपोर्ट दिया। SPA ने क्या किया था, SPA ने कॉल दी थी 4 डेज की स्ट्राइक, तो मेओस्टस ने सपोर्ट दिया और इस तरीके से जो स्ट्राइक है वो इंडेफिनिट बनी, यानी कि अब ये है कि जब तक ये कॉल चलेगी, जब तक स्ट्राइक चलेगी, चलने दीजिए। पहले 4 दिन था, अब इंडेफिनिट बन।
तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उसमें, तो नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स जो है वो डे बाय डे काफी इंक्रीज हो रहा था। देखते ही देखते वो प्रोटेस्ट जो नंबर था प्रोटेस्टर्स का वो लाखों में पहुंच गया। जैसे कि पहले जो है कुछ ही लोग आए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता 3 लाख और अल्टीमेटली जो है 5 लाख का क्राउड जो है, एक ह्यूज क्राउड जो है नेपाल में खड़ा हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली ये क्राउड क्यों था? क्राउड इसलिए था कि किंग के सामने जो है हम डिमांड करें। डिमांड किस लिए? जो पहले ही मैं बता चुका हूं, जो टॉपिक हमारी इसमें हेडिंग थी, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि नेपाल में जो है डेमोक्रेसी वापस आनी चाहिए। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, ऑन 24 अप्रैल किंग जो है उसको फोर्स किया गया टू एक्सेप्ट ऑल 3 इंपॉर्टेंट डिमांड्स। यानी कि जो ये सारा क्राउड आया था, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, उन्होंने किंग को फोर्स किया कि जो इनकी डिमांड्स थी वो किंग को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो डिमांड्स क्या थी? सबसे पहले डिमांड ये थी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल के लिए होना चाहिए। सेकंड जो थी वो थी जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब नेपाल के लिए जो एक नई असेंबली बननी चाहिए। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज पावर जो है टू पार्टी गवर्नमेंट, यानी कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग इलेक्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट बनेगी उसको रियल पावर मिलना चाहिए। ये सारी डिमांड्स क्यों थी? क्योंकि इससे पहले भी तो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इससे पहले भी तो असेंबली वहां पे बनी थी, इससे पहले भी तो वहां पे जो है गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन किंग जो ज्ञेंद्रा था उसने तो डिसॉल्व किया था पार्लियामेंट, उसने तो डिसमिस किया था प्राइम मिनिस्टर को। तो इसीलिए जो है इस बार जो है उनकी ये सॉलिड डिमांड्स थी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी असेंबली, ठीक है, और अल्टीमेटली जो पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ही मिलना चाहिए। तो उसके बाद जो ये एसपी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इन्होंने जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरिम गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट को हम कहते हैं टेम्पोररी गवर्नमेंट। ठीक है, टेम्पोररी क्यों कहते हैं? टेम्पोररी इसलिए कि अब जब तक जो है एक नई असेंबली बनेगी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसको लोग खुद बनाएंगे, जब लोग इलेक्शन करेंगे, ठीक है, लीडर्स जो है इलेक्ट करेंगे, जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक एक गवर्नमेंट बनेगी। इसीलिए उसको इंटरिम, टेम्पोररी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और इस इंटरिम गवर्नमेंट जो है इसका जो प्राइम मिनिस्टर बना वो थे गिरिजा प्रसाद कोइराला। यानी कि एसपीए जो है, जो इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, तो नया प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, तो वो बना गिरिजा प्रसाद कोइराला। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट को सपोर्ट किसने किया था? अभी मैंने पढ़ाया, तो इंटरिम गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था मेओस्टे ग्रुप ने। ठीक है, तो फाइनली उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज निकाले, इन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम नेपाल के लिए एक नई असेंबली बनाए, और ऐसे बहुत सारे लॉज जो है उन्होंने पास किए। एंड फाइनली जो किंग के पावर्स थे वो उनसे लिए गए। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस एपिसोड को हम नाम देते हैं, जो ये सिट्रेबल हुई थी, इसको नाम देते हैं नेपाल्स सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो सेकेंड मूवमेंट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले भी नेपाल में डेमोक्रेसी थी, इससे पहले भी नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन जो है उसको किंग बार बार डिसॉल्व करता था, जो पार्टियां हैं उनको जो है ब्रेक डाउन करता था किंग। तो इसीलिए जो ये मूवमेंट 2006 में चली थी, इसलिए हम इसको नाम देते हैं नेपाल सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो ये था आपका जो पहला इसमें टॉपिक था कि किस तरीके से नेपाल में मूवमेंट चली थी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी।